नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए भारतीय इतिहास, और हम लोग इसको शार्ट नोट के माध्यम से आपका फुल रिवीजन होगा। ठीक है, आपके जो भी वनडे एग्जाम है ना, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओएआर हो, सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी का कोई एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शार्ट नोट सिर्फ वही पढ़ना है जो परीक्षा में आएंगे। क्लियर? इस बात से टेंशन फ्री रहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं। शार्ट नोट्स मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। क्लियर? आइए देखते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया। हम पढ़ के आ रहे हैं भारतीय इतिहास का स्रोत, मतलब जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं भारत को कहाँ से मिला हमको। ठीक है, तो मिला पहले साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्राओं के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखते रहिए और नोट्स भी बनाते चलिए। साहित्यिक साक्ष्य कहाँ से? इसके अंतर्गत विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से, जैसे धार्मिक साक्ष्य मिले और लौकिक साक्ष्य। धार्मिक साहित्य में क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर ग्रंथ के माध्यम से। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिली। ब्राह्मणेतर जैसे बौद्ध धर्म, जैन साहित्य के रचनाओं से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली। वेद क्या होते हैं? वेद से मिली। वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं, जिसके रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। हम लोग पढ़ते हैं वेद व्यास, इनका पूरा नाम ये है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास ने वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती। कहाँ से? वेदों से। हम लोग बात करते हैं वेदों में ऐसा लिखा है, तो हमारे पास 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ ले कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संहिता। अब बात करेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। आर्य जो जाति है उसकी प्राचीनतम रचना किसमें है? ऋग्वेद में। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में किया था। कहाँ? पंजाब राज्य में। ऋग्वेद चारों वेदों का सबसे प्राचीनतम वेद, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, आपको याद भी होगा, जिसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन, पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। इसमें कुछ मंडलों को पूछा जाता है, जैसे 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र, जो हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख यही मिलता है। जो वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिला। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं: साकल, आश्वलायन, मंडूक्य, सखायन और वास्कल। क्लियर? अब आगे चलें। दूसरा है यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण आयुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अवर्ध्यु कहा जाता है। सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या मूल माना जाता है। सा से सामवेद, सा से संगीत। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 78 ऋचाएँ ही नहीं हैं, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सूर्य
नमस्कार जैसे। सामवेद की तीन मुख्य शाखाएं जैमिनी, रामायणी, कौमुद। अथर्ववेद। अथर्ववेद में मनुष्यों के अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। इस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म समाज, निष्ठा, औषधि एवं अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। इस वेद में कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएँ, 5987 मंत्र हैं। यह चौथा एवं अंतिम वेद है। इस वेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। आइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वेद, अब पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों जो उपनिषद है वेदों का अंतिम भाग, इसलिए इसे वेदांत कहा गया। उपनिषद को ही क्या कहा गया? वेदांत। उपनिषदों की संख्या है 108। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिए। अरण्यक। यह अरण्यक क्या है? यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इनकी रचना अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इसी कारण से अरण्यक कहा गया, क्योंकि वन को पढ़ाए जाने की बात कही गई है। अरण्यक में यज्ञों के स्थान पर एक ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। इस प्रकार दार्शनिक रचनाएं हैं। इन्हीं से कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। प्रमुख अरण्यक ध्यान दीजिएगा, प्रमुख अरण्यक कौन है? ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, छंदोग्य। वेदांग क्या है? वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया, जैसे शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प और निरुक्त। ये सभी वेदों का शुद्ध उच्चारण और यज्ञादि करने में सहायक थे। अब बात करेंगे पुराण। पुराणों से भी हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराणों के रचयिता लोमहर्षक व उनके पुत्र उग्रसवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था। इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। जैसे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक पुराण है। रामायण। रामायण से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली। इस महाकाव्य की रचना दूसरी शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 श्लोक हो गए हैं। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया कई बार, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा गया? ये कहा गया है रामायण को। अगला है महाभारत। यह एक महाकाव्य है। इसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी में महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई। इसमें 8800 श्लोक हैं। इसे जय संहिता, ठीक है, जय संहिता कहा जाता है। इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा गया, इसको जय संहिता कहा जाता है। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या 10,000 हो जाने पर महाभारत या शतसहस्त्री कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। सूत्र। सूत्र साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कल्प सूत्रों को। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों विधि का प्रतिपादन किया जाता है, उसे कल्प सूत्र कहते हैं। स्मृतियाँ क्या हैं? आइए देखते हैं स्मृतियों के बारे में। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है।
लौकिक साहित्य, अभी हम लोगों ने धार्मिक साहित्य पढ़ा, अब लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे चाणक्य द्वारा, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कश्मीरी कवि कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी के माध्यम से ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस रचित, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र द्वारा बृहत कथ मंजरी मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि द्वारा रचित महाभास तथा कालिदास द्वारा रचित मालकाग्निमित्रम शुंगकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजशेखर कृत प्रबंध कोश से गुजरात के चालुक्यों की इतिहास जानकारी मिलती, पूछ लेता है कौन से ग्रंथ से किस क्षेत्र के किस राज्य की जानकारी मिलती है। भारत पर हुए यवन आक्रमण की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्धचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित, वाकपति का गौड़वहो, विल्हड़ का विक्रमादेव चरित, पद्मगुप्त का नवसाहनसाख चरित्र और हेमचंद्र रचित द्वारा कुमारपाल रचित जैनायक कृत पृथ्वीराज विजय आदि उल्लेखनीय हैं। इनको अब जो भी ये हैं रचनाएं हैं किनके द्वारा जीवनियाँ लिखी गई हैं, इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। कभी कभी ये जोड़े में आते हैं, जोड़ी मिलाने के लिए कि किसके द्वारा कौन सी रचित की गई है रचना है। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली। इसमें सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का पता चला। विदेशी यात्रियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, यूनान के, चीन के और अरब के। पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनान के। हेरोडोटस, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में उल्लेख किया, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, ऐसा कहा जाता है। टेसियस, यह भी यूनानी है। यह ईरान का राजवैद्य है। इसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, कुछ ज़्यादा लिख दिया है। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेक्रिस्टस और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। अब देखते हैं मेगास्थनीज, बहुत महत्वपूर्ण है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, याद रखिएगा, में अपने मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में उल्लेख किया। अब ये डाइमेकस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सीरियन नरेस एंटियोकस प्रथम का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया था। पूछ लेता है डाइमेकस किसके दरबार में आया, तो बिंदुसार के। डायोनीसियस, अगला है डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी द्वितीय फिलिप्पस का राजदूत था जो अशोक के समय आया था। प्लिनी, इसने लगभग प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला है टालमी, इसने 2री शताब्दी ईस्वी में लगभग 150 ईसा वर्ष में भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी। पेरिलिप्स ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक की रचना का ज्ञात लेखक द्वारा लगभग 80 ईस्वी में की गई, जो उस समय हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं और बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। अब बात करेंगे चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में महत्वपूर्ण है फाहेयान। कौन है? फाहेयान।
यह चीनी यात्री लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। इसने अपने लेख में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का उल्लेख किया। इसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। फाहियान ने इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। हुएन हास्य हर्षवर्धन के समय 629 में भारत आया। 16 वर्ष तक रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी और पुस्तक सियोकी लिखा। सुंग युन यह चीनी लेखक था जो 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की थी। इतसिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय के भारतीय स्थिति का उल्लेख किया। अब बात करेंगे अरब यात्रियों के वृत्तांत। अरब यात्रियों में मुसलमान लेखक थे हसन निजाम, अल मसूदी, सुलेमान, अलुबरनी, अलबिलादूरी, निजामुद्दीन फरिश्ता। तो बात करेंगे अलबरनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म 973 में ख्वारिज में खीवा में हुआ। अलबरनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरनी। अलबरनी महमूद गजनवी के समय भारत आया। इसको अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इसने तहकीक-ए-हिंद ने भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें इसने भारतीयों की तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया था। सुलेमान इसकी रचनाओं में प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिली। अल मसूदी इसकी पुस्तक है मुरुरज जहब। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहाँ, जैसे अभिलेखों से, मुद्राओं से, स्मारक से। तो अभिलेख में क्या थे, क्या क्या मिला इतिहास को जानने के लिए? पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों में पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं, ताम्रपत्रों पर खुदे जाते थे यानी लिखे जाते थे। प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुए थे। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। यवन राजदूत होलियोडोरस ने वेशनगर यानी विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? होलियोडोरस से गरुड़ स्तंभ में लिखा है। मुद्राओं से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों से आहत के सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुराण, धरण, सतमान आदि नामों से भी जाना गया। अधिकांशतः आहत सिक्के चांदी के टुकड़े हैं जिन्हें विभिन्न आकृतियां अंकित की गई। सर्वप्रथम सिक्के पर लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया। मुद्राओं से ही प्राचीनतम भारत के गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाण मिला। कनिष्क के सिक्कों से हमें बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा से हमें उसके संगीत प्रेमी का होने का साक्ष्य मिला। पोंडिचेरी के निकट अरिकामेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अब है स्मारक। स्मारक के अंतर्गत पुराने मंदिर, मूर्तियां, इमारतें इत्यादि आईं, जिससे हमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की, और दोनों शैलियों के मिश्रण को क्या कहते हैं? वेसर शैली। ठीक, तो उत्तर भारत में किस शैली के हैं? नागर शैली के। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के। दोनों के मिश्रण को वेसर शैली कहा जाता है। तो साथियों, ये रहे आज के महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमें इतिहास के स्रोत जानने के लिए था कि कौन सा इतिहास कहाँ से प्राप्त हुआ, जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।